नए बंदे ज्वाइन है, उनको क्लास करना जरूरी है। ठीक है। कौन कौन आया हुआ है? पूनम जी नहीं आई हुई है। शिवम जी भी नहीं है। चलिए मैं उनसे बाद में बात करता हूँ कि भैया क्यों नहीं आए। हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। हमने इसके प्रीवियस दो लेक्चर्स में क्या देखा था? इसके जो प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स देखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी। बेसिक्स हमने कवर किया था। बेसिक्स कवर करने के बाद हम लोग किस पे गए थे? ट्रेडिंग पर गए थे कि भाई ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें करनी पड़ती है और ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या करके एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई थी। अब हम क्या करेंगे, वो चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि जिन जिन बंदों का लेक्चर छूट गया था, जिनको पता नहीं है कि भाई क्या क्या होता है वो चीज, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा, जो पहले से ज्वाइन है बंदे या पहले से दो दिन का लेक्चर जो हो चुका है, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग क्या करें, शांत रहें। हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नए नए बंदे क्या हो रहे हैं, एक एक दो दो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा प्रीवियस लेक्चर। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखे थे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि भाई ट्रेडिंग में हम लोगों को क्या करना होता है। ठीक है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बता दी थी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और इन्वेस्टमेंट हम लोगों को क्यों करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सबको पता होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को पैसा कैसे बनाना है, अपने नौकरी में लगा देना है और छोड़ देना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर ज्यादा आप लोगों को जानना है तो यूट्यूब पर बहुत सारा ज्ञान है अवेलेबल। बट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही जानना है। अगर आप लोग ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब पर सीखने गए तो बहुत सारी कचरा जो है आपके दिमाग में कर लोगे। तो क्या करना है, सिर्फ ट्रेडिंग को छोड़ के आपको अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लेना है तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर उसका ज्ञान ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़े आराम से की जा सकती है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो आपको उसका बिजनेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बिजनेस पता होना चाहिए। जैसे कि कल उठ के, ठीक है, कल उठ के मैंने आपको बोल दिया एक काम करिए, जाइए आप ना टाटा मोटर्स में पैसा लगा दीजिए। अब नाम नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि भैया उसका काम क्या है। ठीक है, वो टाटा क्या करती है, मोटर्स बनाती है। ठीक है, तो मोटर्स का हमको पता है बिजनेस कैसा है, क्या है। टाटा मोटर्स की जो हमारी गाड़ियां हैं, जैसे कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, टाटा कर्व हो गई, हमारी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट में। तो वो सब जो है हमको बिकती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि भाई जो टाटा मोटर्स आने वाले टाइम अच्छा कर सकता है, तो आप इसके अंदर पैसा लगाकर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये नॉर्मली क्या है, आप स्टॉक नहीं खरीद रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस खरीद रहे होते हैं। जब भी आपको शेयर बाजार में किसी ने भी बोला कि जाइए ना ये शेयर खरीद लीजिए, तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि एक काम करिए, आप मुझे सिर्फ बिजनेस बता दीजिए। अगर मुझे बिजनेस पसंद आ गया या बिजनेस समझ में आ गया तो ही मैं पैसा लगाऊंगा, वरना मैं पैसा लगाऊंगा नहीं। ठीक है, कल मैंने जाकर आपको बोल दिया चाहिए एक काम करिए, E2E नेटवर्क्स में पैसा लगा दीजिए। ठीक है, E2E नेटवर्क्स करके एक स्टॉक है जिसमें पैसा लगा दीजिए।
बट आपको उसका बिजनेस नहीं पता, मैंने कहा इसका मतलब आपने लगा दिया, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप लोग हैं। ठीक है, आप लोगों को वो बेवकूफी बिल्कुल करनी नहीं है। चाहे मार्केट में राकेश झुनझुनवाला कल आके बोल दे कि भाई मैंने ना ई टू ई नेटवर्क उठाया, बहुत स्कोप है, पैसा लगा दो, बट जब तक आपको उसका बिजनेस नहीं पता है तब तक आप 1 रुपए नहीं लगाने, या आप लोगों को याद रखना है। बट बिजनेस पता कैसे करोगे? जो भी स्टॉक है, देखा जाए तो दो चीजें की जा सकती है स्टॉक्स में। एक है इन्वेस्टमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरी है ट्रेडिंग। आप दो चीज कर सकते हैं शेयर बाजार में। मैंने आप लोगों को बताया था दो तरीके से पैसा कमाते आता है, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरी है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना सबसे आसान, सबसे आसान, मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। कैसे? आपने एक जमीन ले ली, जमीन 2 4 साल 10 साल बाद बेचोगे तो प्रॉफिट में ही जाओगे। वैसे ही इन्वेस्टमेंट का, इवन की शेयर बाजार में भी सेम सीन होता है। आपने क्या किया, एक आधे अच्छे बिजनेस में पैसा लगा दिया, अच्छे बिजनेस आपने पहचान लिया कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और मैंने पैसा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा बिजनेस पहचानना कैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CDSL। ठीक है, अब ये CDSL क्या है? एक कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, ये जो आप लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, यानी कि जो आपका डीमैट अकाउंट खुलता है ना, जो इंडियन शेयर बाजार में आपको काम करने के लिए, जो शेयर्स होल्ड करने के लिए आपको अकाउंट लगता है, वो कौन खोलता है? CDSL खोलता है, बराबर ना? इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट हमारे ICICI बैंक में खोलते हैं, हमारे HDFC बैंक में खोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको शेयर्स को अपने सेफ रखने के लिए आपको क्या खोलना पड़ता है? डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। और ये जो डीमैट अकाउंट है, ये कौन खुलवाता है? CDSL। मतलब ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो क्या करती है, डीमैट अकाउंट खोल के देती है। बट ये डीमैट अकाउंट खोल के तो देती है, इसका कोई कंपटीशन नहीं, इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। मतलब पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक CDSL है, और दूसरा कौन है? NSDL। ठीक है, ऐसी दो ही कंपनीज है जो क्या करती हैं, आपके डीमैट अकाउंट खोल कर देती है। अब इनका इसमें क्या फायदा है? डीमैट अकाउंट तो खोल कर देती है, बट इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है डीमैट अकाउंट खोल कर देना। बट उसमें रेवेन्यू कैसे आता है? आपको बिजनेस समझ में आ गया कि ये लोग बिजनेस क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं, बट उनका रेवेन्यू कैसे आता है? रेवेन्यू पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस में। रेवेन्यू यानी कि पैसा कैसे कमा रहे हो। जैसे आप एक इंसान से नहीं पूछते हो कि भाई क्या जॉब कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, बराबर ना? कुछ गलत तरीके से तो पैसे नहीं आ रहे हैं। वैसे ही हम लोग कंपनी जब खरीदने जाते हैं, कोई भी बिजनेस खरीदने जाते हैं, तो हम वहां पे भी दूसरा सवाल क्या पूछते हैं कि भाई रेवेन्यू कैसे कमाते हो आप लोग, बराबर ना? तो वही सब चीजें कहाँ से पता चल जाती है? बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा कहाँ आप लोगों को ये चीजें पता करनी है। ठीक है, और आजकल तो AI की मदद से बहुत ज्यादा आसान हो गया, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत तक नहीं पड़ती है। तो वही AI का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में कोई भी कंपनी के डिटेल्स बड़े ही आसानी से निकालेंगे। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोगों को वो चीज करना रहेगा। अब जैसे कि मैं, मुझे पता चल गया CDSL का बिजनेस क्या है, बट वो रेवेन्यू कैसे कमाती है, रेवेन्यू को समझ लेते हैं कि कैसे कमाती है। मान लेते हैं हमारे यहाँ पे करंटली 9 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। ठीक है, कितने खुले हुए हैं? 9 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। इन फ्यूचर इसकी जो डिमांड है बढ़ने ही वाली, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। हाँ, अब उसमें से कुछ बूढ़े भी हैं, हम समझ लेते हैं 40 करोड़ बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, हम छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जवान चलता है, ठीक है, 100 करोड़। हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने डीमैट अकाउंट आने वाले साल में खुल सकते हैं। 9 करोड़ की जगह पे 18 करोड़ अकाउंट हो सकता है, 18 करोड़ की जगह पे 36 करोड़ अकाउंट हो सकता है। अब जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि भाई चलो पब्लिक समझ गया कि डीमैट अकाउंट खोलने वाली, बट इनका फायदा कैसे होता है? देखिए जी, आपने अपने डिमैट अकाउंट में 100 करोड़, 100 करोड़ बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए का शेयर होल्डिंग करके रखे, 10 लाख रुपए के आपने शेयर्स ले रखे हैं बहुत बहुत सारी कंपनीज की। थोड़े टाटा मोटर्स के ले रखे हैं, थोड़े से आपने क्या कर रखा है, रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं, ऐसे ही आपने अदानी के कुछ शेयर्स ले रखे हैं, आपके डिमैट अकाउंट में वो पड़े हैं। जब आप उसे खरीदते और बेचते हो, ठीक है, जब आप उसे खरीदते और बेचते हो, तो उसमें मिनिमल जो फीस होती है वो क्या करता है, चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? आपका CDSL। जो मिनिमम फीस है वो CDSL चार्ज करता है, और वही क्या है, उसका प्रॉफिट है। वही क्या है, उसका प्रॉफिट है। मतलब कि जो अभी तक उसने जो क्लाइंट्स बनाए, या अभी तक जो डीमैट अकाउंट जो उसने खोल के दिए हैं, उसमें से अभी वो जो ट्रांजेक्शन्स करेगा, उसको क्या जाएगा, एक मिनिमम फीस जाएगी। सोच लीजिए बहुत बड़ा जनता का बेस है, मतलब 9 करोड़ लोग हैं, और उनके अकाउंट में कितना ज्यादा पोर्टफोलियो होगा, कितने ज्यादा पैसा होगा। जब वो थोड़ा भी ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर वो 0.01% भी चार्ज करते हैं उनके ट्रांजेक्शन का, तो एक तगड़ा अमाउंट आता है, एक तगड़ा अमाउंट भी उनके पास आता है। मतलब इनका रेवेन्यू आने वाले साल में लगातार बढ़ने वाला है, इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये स्टॉक मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि एक स्टडी कैसे की जाती है कोई भी स्टॉक को, बराबर ना, लॉन्ग टर्म के लिए, बराबर ना? अब मुझे समझ में आ गया CDSL को उठाना चाहिए। और मुझे ये कब समझ में आया,
जब सीडीएसएल का भाव जब सीडीएसएल का भाव कितना चल रहा था, 400 रुपए चल रहा था। 400 रुपए जब चल रहा था तब मुझे ये धंधा समझ में आ गया कि भाई ये धंधा बहुत अच्छा है। तो हमने क्या कहा, हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे या जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने कहा कि भाई कुछ भी करो, अगले 3-4 साल के लिए लगातार सीडीएसएल उठाते रहो और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते रहो। अभी करंटली उसने जो एक ऑल टाइम हाई लगाया, करंटली जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया वो कितने का लगाया, 3,000 रुपए का, बराबर ना। अगर देखा जाए तो कम से कम 7 गुना, अगर देखा जाए टोटल कितने रिटर्न्स दे चुका है सीडीएसएल अभी तक, 7 गुना, 7x। मतलब आपका अगर 5 लाख रुपए भी लगाकर आपने छोड़ दिया होता कि भाई एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, ये बिजनेस खरीदना चाहता हूँ और बिजनेस मैंने खरीद के छोड़ दिया, तो अराउंड आपका 35 लैक्स 3 साल के अंदर हो जाता। ठीक है, कितने, 35 लैक्स, ये आपका नेट प्रॉफिट रहता था। आप अब अगर बेचना चाहते थे तो आप 35 लैक्स में कुछ भी बेच सकते थे, और 35 लैक्स में बेच के फिर से आप कोई दूसरा स्टॉक एनालिसिस करके, दूसरा बिजनेस एनालिसिस करके क्या कर सकते थे, उसको फिर से परचेस कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि सीडीएसएल अभी बेचने वाली बात नहीं है, इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आने वाले टाइम पे 35 लाख क्या ये 3 करोड़ भी जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। वो मेरी मर्जी, मैं 10 साल के लिए होल्ड करूं या 1 साल के लिए होल्ड करूं, मैं मेरे मेरे हिसाब से होल्ड होल्ड करूंगा और मेरे हिसाब से बेचूंगा, बराबर ना। अब ये जो लॉन्ग टर्म, ये तो गेम क्या हो गया, लॉन्ग टर्म गेम हो गया। और हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को ज्यादा रिटर्न चाहिए। अब ज्यादा रिटर्न आप लोग कमा सकते हो तो कहाँ पे कमा सकते हो, आपके शेयर बाजार में ही कमा सकते हो। क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, और जब बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं तो आपका पैसा भी उनके साथ साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा पैसा लगाना ही चाहिए। अब देखा जाए सबके पास इतना एनालिसिस नहीं होता, सबके पास इतना दिमाग नहीं होता कि भाई हम लोग पैसा डायरेक्टली शेयर बाजार में लगाएं, ठीक है। बट फिर भी उन लोगों को क्या करना है, पैसा शेयर बाजार में लगाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा एक जनरल फाइनेंस बता रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की तरफ आज नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा जनरल फाइनेंस आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपना पैसा तो भी मैनेज कर सको। चलो ट्रेडिंग में आपको 1 साल 2 साल लग सकता है सक्सेसफुल होने में, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी रिस्क होती नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ बिजनेस स्टडी करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है। चलो चलिए मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट कि आप लोगों को बिजनेस भी स्टडी करना नहीं आता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, जैसे कि समझ लीजिए मुझे ना पता है कि जो मेरी महंगाई है, मतलब देश में जो महंगाई है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, हर साल 7% से इंक्रीज हो रही है। तो मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरी सेविंग्स है, ठीक है, अब सब सेविंग्स करना पसंद करते हैं, ये कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई मैं हम सेविंग्स नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हम सबको पसंद है सेविंग्स करना। बट ये सेविंग्स ग्रो हो जाए तो और अच्छा हो जाए, सेविंग्स करना सबको पसंद है। बट ये लोग सेविंग्स कहाँ कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल नॉलेज है कभी स्कूल में कभी कॉलेजेस में हम लोगों को दिया नहीं गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भाई हमको बताया गया एफडी में पैसा लगा दो, जमीन में पैसा लगा दो, और इसे लगाकर छोड़ दो, गोल्ड में पैसा लगा दो। बट वहां पे जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स बोले तो क्या, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पे रिटर्न्स मिलेगा वो बहुत कम है। मतलब कि अगर एफडी के रिटर्न्स अगर देखने जाओगे तो वहां पे आपको 7% का रिटर्न ही मिल रहा है। मतलब एवरेज रिटर्न कितना है, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से आपका पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब क्या है, आज आके आपका पैसा उसी वैल्यू पे है, जीरो, मतलब समझ लीजिए जीरो रिटर्न है। आप 10 साल के लिए लगाओ पैसा तो भी जीरो, कुछ भी उसके अंदर आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। तो एफडी तो यार अच्छी चीज नहीं है आपके को रिटर्न्स कमाने के लिए। तो एफडी में पैसा कौन सा रखा जाए, एफडी में सिर्फ और सिर्फ आपके इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, ठीक है। आपके कौन से पैसे होने चाहिए, इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए बस। उसके अलावा आपके पैसे कहाँ जाने चाहिए, अगर आपके पास बड़ा पैसा है जमीन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास 5 लाख 10 लाख रुपए हैं और मुझे उसमें जमीन भी नहीं खरीदनी, बट मुझे ना ऐसे शेयर्स खरीदना है जो मुझे कहीं ना कहीं 5 साल में 1 करोड़ में 2 करोड़ में बदलते तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो ऐसे भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सिर्फ आपको चुनने की जरूरत होती है, बराबर ना। तो अब फिलहाल देखा जाए कि भैया हम लोग एफडी में लगाना नहीं चाहते, हमारे पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए, अब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हम लगाएं कहाँ, ठीक है। हम लगाएंगे सीधा सीधा दूसरे ऑप्शन में, यानी कि हम लोगों को शेयर बाजार का ज्ञान भी नहीं है, हम लोगों को शेयर बाजार का एक भी ज्ञान नहीं है, कौन सा शेयर उठाना चाहिए और कौन सा शेयर बेचना चाहिए हमें नहीं पता अभी तक, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। बट फिर भी मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो कैसे लगाया जा सकता है, ये पैसे लगा सकते हैं आप म्यूचुअल फंड में। कहाँ पे लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कुछ और नहीं होता है, जो कि ये बंदे होते हैं, म्यूचुअल फंड बोले तो क्या, बहुत सारे लोगों का पैसा, म्यूचुअल मतलब बहुत सारे लोग, म्यूचुअल, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फंड्स, बराबर ना। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं और एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, एक म्यूचुअल फंड कंपनी यानी कि वो क्या करती है, आपके बिहाफ पे शेयर बाजार में पैसा लगाती है,
ठीक है। आपके हिसाब पे शेयर बाजार में पैसा लगाती है, क्योंकि आपको तो ज्ञान नहीं है। आप किसका गला पकड़ेंगे कि भाई पैसा डूबा, तो आप म्यूचुअल फंड्स वाले कंपनी का पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आपके पैसे संभाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, एलआईसी हो गई। ये सब क्या करती हैं, आपके जो पैसे हैं ये क्या करती हैं, मैनेज करती हैं और शेयर्स में पैसा लगाकर आप लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न्स देती हैं। अब जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स कमाने के जो ओवरऑल देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे सेफेस्ट और सबसे कम रिटर्न जो मिल सकता है वो कहां मिलेगा, इंडेक्स फंड। ठीक है। जो सबसे ज्यादा कम और सबसे ज्यादा सेफेस्ट रिटर्न मिलेगा तो कहां मिलेगा, इंडेक्स फंड्स में। अब ये इंडेक्स फंड्स क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे दो एक्सचेंजेस है। कौन से? एक है एनएसई और दूसरी क्या है, बीएसई। ठीक है, एक है एनएसई और एक है बीएसई। ये दोनों क्या है, एक्सचेंजेस है। मतलब ये क्या करते हैं, शेयर्स के बदला पैसा, पैसे के बदले शेयर्स का काम करते हैं। मतलब अगर आपको कल टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएससी नहीं तो बीएससी पे जाना पड़ेगा। एनएससी और बीएससी के वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको जितनी क्वांटिटी खरीदनी उतनी क्वांटिटी खरीदिए, उतना पैसा पे करिए और आपके डीमैट अकाउंट में उतने उतने शेयर्स आ जाएंगे। और ये स्मूथली ऑपरेट करवाने का काम किसका है, एनएससी और बीएससी का है, बराबर ना। अब मार्केट में देखा जाए एनएससी और बीएससी में मिलाकर कम से कम 7,000 प्लस कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। अब 7,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, इनको रोज ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा। आज इनका भाव बढ़ा या आज इनका भाव घटा, मार्केट में आज तेजी है या मंदी है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 7,000 प्लस कंपनी स्टडी करना पड़ेगा। बट इतना आसान नहीं होगा 7,000 प्लस कंपनीज को स्टडी करना। वैसे ही तो इनको आसान करने के लिए क्या बनाया गया, इनको आसान करने के लिए बनाया गया इंडेक्स। क्या बनाया गया, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने किताबों के सामने देखा होगा, बहुत सारे नोटबुक के सामने देखा होगा, एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या बताया जाता है, जो एकदम मेन पार्ट होता है, मतलब सब सब टॉपिक जो होता है वो इंडेक्स में डाला जाता है। मतलब अंदर के जितने भी हैं, अंदर का बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि देखा जाए किताबें तो कम से कम 150-200 पेजेस की हो सकती है, बट इंडेक्स सिर्फ एक ही पेज का होता है। और वो इंडेक्स देखकर हम बता देंगे कि भाई मुझे ये किताब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही आपको अगर शेयर बाजार में आज तेजी है या मंदी है वो जानना है, तो आप क्या देखकर बता सकते हैं, इंडेक्स देखकर बता सकते हैं कि भाई मार्केट में आज तेजी है या मंदी है। तो एनएससी का और बीएससी का तो एक इंडेक्स बनाया गया। एनएससी का जो इंडेक्स बनाया गया, ठीक है, एनएससी का जो इंडेक्स बनाया गया उसका नाम रखा गया निफ्टी 50। एक सेकंड है गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ग्लिच कर रहा है। ये किसने येलो लाइन खींच दी मेरे स्क्रीन, किसी ने तो भी ड्रॉ कर दिया कुछ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अभी देखिए यहां पर क्या होता है, एनएससी, एनएससी का जो इंडेक्स बनाया गया, इंडेक्स जो एनएससी का इंडेक्स बनाया गया वो है निफ्टी 50, बराबर ना। अब ये निफ्टी 50 क्यों बनाया गया, यहां पर आप जो आखिरी में देख रहे हैं 50, 50 यानी क्या, इसके अंदर 50 कंपनीज ऐड करी गई। इसके अंदर क्या की गई है, 50 कंपनी जो है ऐड की गई है। 50 कंपनीज, वो भी कौन से जगह से, अलग अलग सेक्टर से। अब देखा जाए आप लोग शेयर बाजार में है, ठीक है, शेयर बाजार को साइड में छोड़ते हैं। आप अगर अपने आसपास मार्केट में देखेंगे, सब लोग एक ही बिजनेस कर रहे हैं क्या, नहीं। कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, कोई कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, कोई फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस कर रहा है। ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये भी क्या कर रही हैं, अलग अलग बिजनेसेस कर रही हैं। तो शेयर बाजार में जितनी भी कंपनीज हैं, ये कंपनी जब आईपीओ लेकर आई थी तो ये सब लोग अलग अलग कंपनी, ये सब क्या है, अलग अलग कंपनी से, अलग अलग सेक्टर से है। तो क्या किया गया, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज होती हैं। अब जैसे कि देखा जाए एक सेक्टर, जैसे मैं एक काम करता हूँ, ऑटो सेक्टर पकड़ लेता हूँ। ऑटो सेक्टर बोले तो क्या, यहाँ पर जो गाड़ियां बनती है ना, ऑटो सेक्टर, मैंने उसमें से क्या किया, एकदम बड़ी बड़ी कंपनीज पकड़ ली। बड़ी बड़ी कंपनीज बोले तो मारुति सुजुकी है ना, सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती है। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स पकड़ लेते हैं, टाटा मोटर्स आ गए। फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा आते हैं। ये सब क्या है,
ये सब बड़े बड़े लीडर्स, ये सब क्या है, बड़े बड़े लीडर्स हैं गाड़ियां बेचने में। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इन तीनों को उठाया और ये इन तीनों को उठाकर कहाँ पे डाल दिया, निफ्टी 50 में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि जो ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, जैसे कि छोटे मोटे स्टॉक्स पकड़ लेते हैं, छोटी मोटी कंपनी, जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए ओला लिस्टेड हुई, बराबर ना, और ऐसे ही मैं और छोटी मोटी पकड़ लेता हूँ, टीवीएस पकड़ लेता हूँ, बजाज पकड़ लेता हूँ। ये सब क्या है, ये सब कंपनीज क्या करेंगी, ये कंपनीज उतने ही रिजल्ट दिखाएंगी जितना ही अपने को ये वाली दिखा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूँ, मैं मालेगांव में, ठीक है। अब ये मालेगांव में क्या है सिस्टम, अब जैसे समझ लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी क्लोथिंग जो ब्रांड है वो है इंडियंस, बराबर ना। अब दिवाली का सीजन आता है, दिवाली का सीजन आने के बाद क्या होता है, वहां पर दिवाली के सीजन में मैं एक सर्वे करने निकलता हूँ कि भाई इस बार जो है दिवाली में ओवरऑल कपड़े ज्यादा बिके हैं या कम बिके हैं। तो ये मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, मैं अगर हर दुकान पे जाते बैठा तो मेरा सर्वे तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ टॉप के चार पांच कंपनी, सॉरी टॉप के चार पांच जो दुकान है जो सबसे ज्यादा कपड़े बेचती है, मैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास से सर्वे निकाल लूंगा और मैं ओवरऑल रिजल्ट बता दूंगा कि इस बार जो है हमारे मालेगांव में या हमारे यहाँ पे ओवरऑल हमारे जो क्लोथिंग है बहुत ज्यादा बिजनेस अच्छा चला है। मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, दिस ईयर हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले हैं। तो वो कैसे पता किया, मैंने टॉप कंपनीज को पकड़ के या टॉप दुकान को पकड़े, मैंने बता लिया। क्यों बता लिया, क्योंकि जो बाकी के छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग हैं उनका भी ऑटोमेटिकली अच्छा धंधा हुआ होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली लोगों के जेब में पैसा था, इसीलिए लोगों ने खर्चा किया। तो अब इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग ही नहीं होते, छोटे लोग भी होते हैं। तो छोटे लोग छोटी दुकान से कपड़े खरीदेंगे, इसका मतलब क्या, छोटी दुकानों का भी धंधा हुआ है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है, सिर्फ लीडर को पकड़ना है, बाकी पीछे जो है ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो 50 कंपनीज उठाएगी, अलग अलग सेक्टर से उठाई गई, ऑटो सेक्टर से उठाई गई, बैंक सेक्टर से उठाई गई है ना, ऐसी बहुत सारी सेक्टर से मार्केट में उठाया गया और ऐसी 50 कंपनीज का एक निफ्टी 50 बना दिया गया। अब ये निफ्टी 50 आपका जो बना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज है, मैंने आपको क्या बोला, टॉप कंपनीज है, ठीक है। ये जो इसके अंदर कंपनीज है, कौन सी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है। अब टॉप कंपनीज है, इसका मतलब क्या है, देश में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ लेकर आते हैं वो कौन है, बिजनेसेस, ठीक है। देश अगर चल रहा है तो किसकी वजह से चल रहा है, बिजनेसेस की वजह से चल रहा है। तो ये जो बिजनेसेस हैं, ये टॉप कंपनी जो है ऑलरेडी कहां पे है, निफ्टी 50 में है, बराबर ना। तो निफ्टी 50 क्या हो गया, एक इंडेक्स हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि सबसे कम और सबसे सेफेस्ट रिटर्न कमाने के लिए सबसे बेस्ट जगह कहां है, इंडेक्स फंड्स। मैंने कहा बताया, इंडेक्स फंड्स। मतलब क्या होगा, आप जो ये पैसा लगा रहे हैं, ये जो आप इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंडेक्स फंड्स में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक म्यूचुअल फंड के पास गए, म्यूचुअल फंड जैसे आईसीआईसीआई के पास, म्यूचुअल फंड के पास गए, उसको बोला कि भाई हम इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं। आपने उसको क्या किया, 1 लाख रुपए दे दी, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने उसको दे दिए। अब वो बंदा उसके हिसाब से क्या करेगा, इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा देगा। अब इंडेक्स फंड्स में क्या करेगा, इंडेक्स फंड में जिसकी जितनी कीमत है, जैसे कि समझ लेते हैं रिलायंस, रिलायंस इंडेक्स फंड्स में सबसे ज्यादा कीमत रखता है, ठीक है। तो रिलायंस में सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाएगा। फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो फिर उसके बाद उसमें पैसा लग जाएगा। मतलब क्या किया, 10,000 रुपए रिलायंस में लगा दिया, 5,000 रुपए एचडीएफसी बैंक में लगा दिया। ऐसे करते 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 आपकी पूरी 50 कंपनीज में पैसे लग जाते, ठीक है। ऐसे करते करते पूरे 50 कंपनीज में पैसा लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बड़ा ही सेफ इन्वेस्टमेंट आपके पास हो जाता है। अब इसके अंदर रिटर्न्स कितने मिलते हैं, मैंने बहुत सेफ बोल दिया, इसका मतलब आपको रिटर्न्स बहुत कम मिलेंगे, नहीं। आपका जो रिटर्न है, यानी कि एफडी के जो रिटर्न्स है, एफडी के रिटर्न्स कितने मिलते हैं, एफडी के रिटर्न्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 7% के ऊपर मिलना पॉसिबल नहीं, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो। अगर इससे ज्यादा अपने को रिटर्न मिल रहा है तो मतलब बेहतरीन है, मतलब सेफ भी है और सिक्योर भी है। तो अब जो हमारा इंडेक्स फंड है वो एवरेज रिटर्न कितना देता है, वो एवरेज रिटर्न हम लोगों को देता है 14% टू 15%। कितना रिटर्न देता है, 14% टू 15%। अब ये मंथली रिटर्न नहीं है, ये आपका ईयरली रिटर्न है, ठीक है। ये आपका ईयरली रिटर्न है। तो एक चीज याद रखिएगा, ईयरली रिटर्न है आपका, ईयरली रिटर्न आपको यहाँ पर मिलने वाला है 14 टू 15%। किसमें, आपको इंडेक्स फंड्स में। बट एक चीज सोचिए कि भाई इतना रिस्क फ्री क्यों है, इंडेक्स फंड्स इतना रिस्क फ्री क्यों है? देखिए इंडेक्स फंड्स में आपकी हमेशा क्या होती है, टॉप कंपनीज होती है, ठीक है। अब टॉप कंपनी जो है आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर नहीं चूज करी, ये ना थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है नेटवर्क की वजह से, लिखते नहीं आ रहा है। टॉप कंपनीज जो है, टॉप कंपनीज जो है इसके अंदर क्या होती है, हमेशा अवेलेबल होती है। अगर जो कंपनी पुअर परफॉर्मेंस देती है उसको क्या किया जाता है, निफ्टी 50 से बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब इसके अंदर हमेशा क्या की जाती है, अच्छी से अच्छी कंपनी ऐड की जाती है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी 50 हमेशा क्या करेगा, एवरेज 14 टू 15% का रिटर्न आपको देगा ही देगा, बराबर ना। अब इस हिसाब से अगर ग्रोथ आ गई तो आपको 15 टू 16% के ईयरली से अगर कंपाउंड भी होता है तो आपका पैसा बहुत तगड़े तरीके से
ग्रो कर जाता है। तो सबसे सेफेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर सोचिए शेयर बाजार डूब जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयर बाजार में मत जाओ, शेयर बाजार डूब जाता है, बट मैं आपको बोल देता हूँ कि लोगों की गलत फहमी है। अगर शेयर बाजार डूब रहा है तो समझ जाना पूरा का पूरा देश डूब रहा है, बराबर ना। अगर शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार एक भारत देश का या समझ लीजिए कोई भी देश का एक इंडिकेटर है कि वो देश कैसा कर रहा है। अगर शेयर बाजार लगातार भागे जा रहा है, लगातार लोग उसके अंदर पैसा लगाते जा रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए आपका देश ग्रो कर रहा है। आपके देश के अंदर की जो चीजें हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ग्रो कर रही हैं। हमको नहीं पता लग रहा है, बट जो लोग पैसा लगा रहे हैं उन लोगों को पता है कि ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसके अंदर पैसा लगाओ। तो हमारे भारत का जो स्टॉक मार्केट है लगातार पिछले 3 साल से लगातार हाइयर हाइज लगाते हुए ऊपर की तरफ चले जा रहा है, मतलब कि अप ट्रेंडेड है। लगातार लोग उसमें खरीदना चाह रहे हैं, लोग बेचना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, शेयर बाजार में पैसा लगाना आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और बड़े आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। और मैंने सबसे एकदम सेफेस्ट ऑप्शन बताया इंडेक्स फंड। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे बहुत सारे जॉब करने वाले लोगों ने क्या किया आजकल, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चालू कर दिया। अब वो लोगों का जो एफडी का गोल था, अब एफडी में कोई पैसा लगाता नहीं है, अब लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को 24%, 30%, 40% का रिटर्न, ठीक है, 24%, ठीक है। और ऐसे ऐसे कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं जो कि 40% का भी आरओआई दे रहे हैं, एवरेजली ईयरली रिटर्न उन लोगों को मिल रहा है। तो सोचिए लोग काहे को 7% कमाने के लिए जाएंगे, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। थोड़ा सा रिस्क है पैसों पे, थोड़ा सा रिस्क बोले तो क्या, जो थोड़ी थोड़े समय के लिए मार्केट जो है नीचे गिरता है ना, लोग ये चक्कर में क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में सिर्फ ऊपर ही जाता है। ये चक्कर में वो लोग ना बहुत इमोशंस आ जाते हैं कि नहीं यार पैसा तो लॉस में दिख रहा है, नहीं यार मैं बेच दूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाऊंगा, एफडी में ही पैसा सेफ है। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिन बंदों ने आज तक दुनिया में रिस्क लिया उन्हीं का पैसा ग्रो हुआ। जिन बंदों ने रिस्क नहीं लिया वो आज भी वहीं पे है, और उनका जो पीढ़ी है वो भी वहीं पे ही है, बराबर ना। तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको अपना पैसा ग्रोथ लाना है तो, बराबर ना। और म्यूचुअल फंड्स क्यों है, अगर आपको शेयर बाजार का ज्ञान नहीं है, कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा स्टॉक नहीं लेना है, तब आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना है। अब उसके बाद पर्सनली हैंडल आता है, मतलब अब म्यूचुअल फंड के बाद कौन आते हैं, पर्सनली। जैसे कि अब आपको ज्ञान है, जैसे नॉर्मली मैं बोल देता हूँ, मुझे जैसे मैं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाता हूँ, क्यों नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कौन सा शेयर कब उठाना और कितने सालों के लिए होल्ड करना है, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान है। वैसे ही समझ लीजिए आपको ज्ञान है। अब मैंने क्या किया, मैं 2-3 स्टॉक्स पे बुलिश होता था, जैसे आज के 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी बुलिश हूं उनके ऊपर। अब जैसे टाटा मोटर्स, बराबर ना, अब टाटा मोटर्स हो गया, फिर उसके बाद आया था टाटा पावर, यार ये क्या, टाटा पावर, फिर उसके बाद आया था सीडीएसएल, ठीक है, फिर उसके बाद आया था बीएससी, फिर उसके बाद आया था डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। ये सब स्टॉक्स हैं, मैं इन सब स्टॉक्स को आज के 3 साल पहले से स्टडी करता हुआ आया था, और मुझे पता है कि इनके अंदर एक अच्छा तगड़ा पैसा बन सकता है, बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सब में पैसा लगाना शुरू कर दिया आज के 3 साल पहले। क्यों लगाना चालू कर दिया, क्योंकि मैंने इनका बिजनेस स्टडी किया, मुझे पता था इनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, इन पे बहुत तगड़ा बिजनेस चलने वाला है, इसलिए मैंने इनके अंदर डायरेक्टली पैसा लगाया, मैंने रिस्क किया, पूरा पूरा रिस्क किया। अगर ये बिजनेसेस नहीं चलते, अगर कुछ ऐसा हो जाता कि कल मैनेजमेंट खराब हो गई और कंपनी बंद पड़ गई, तो मेरा पैसा जीरो भी हो जाता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा पूरा रिस्क ले रहा हूँ। बट ये जो बिजनेसेस मैंने स्टडी किए हैं, ये बिजनेस स्टडी करने के बाद मेरा रिस्क निग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है वो बिजनेस डूबने वाले है ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें पैसा लगाए। तो इन स्टॉक्स को जो रिटर्न है अगर आप देखोगे, तो ये स्टॉक समझ लेते हैं, ये स्टॉक कहां से भागा, 400 रुपए से 1000 चला आया, ठीक है, 400 रुपए से 1000 चला आया। टाटा पावर कहां से आया, टाटा पावर 80 रुपए से 400 रुपए चला आया, ठीक है, ये 400 रुपए आ गया। सीडीएसएल कहां से कहां आया, थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया, 400 रुपए से 3000 चला आया, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं बीएससी कहां से आया, 400 रुपए से 3000 चला आया, सॉरी, 400 रुपए से 3000 चला आया, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 2000 रुपए से अभी 12,000 रुपए पे चला है, ठीक है। अब इतने ज्यादा रिटर्न्स या इतना जो प्राइस बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोगों ने वो टाइम पे वैल्यू नहीं समझे, बट जैसे जैसे बिजनेस उनका बढ़ते जाता है तब लोग क्या करते हैं, वो वैल्यू पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने चीप वैल्यूएशंस पे खरीदा। अब जब लोग खरीद रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया, अब बेच दिया, बराबर ना। अब मुझे पता है कि थोड़ा समय रुकना चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, फिर से इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा, ठीक है। तो ये रिटर्न्स जो कमाए, ये रिटर्न्स किसके दम पे कमाए, मैंने ये जो ज्ञान हासिल किया शेयर बाजार का, उसके दम पे कमाए। तो इतना जो ज्ञान है आप लोगों को इस्तेमाल करके क्या करना है, शेयर बाजार में पैसा कमाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता कैसे चलेगा, जैसे कल मैंने उठ के आपको बोला कि एक काम करिए, आपके पास लाख रुपए है तो एक काम करिए, सीडीएसएल उठा लीजिए, बराबर ना।
अब ये सीडीएसएल आपको बिजनेस नहीं पता, चलो सीडीएसएल का बिजनेस आपको पता चल गया। मैं आपको बोल देता हूँ एक स्टॉक ले लेता हूँ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। मैं एक बिजनेस ले लिया ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स आपको नाम पहली बार सुना, बिजनेस तो बहुत दूर दूर की बात है, आपको पता भी नहीं होगा बिजनेस है क्या, बट मुझे पता है कि भाई आने वाले टाइम पे ब्लैक बॉक्स जो है अच्छी रिटर्न दे सकता है। और फिर मैं दूसरा नाम ले लिया जियो फाइनेंस, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है आप लोगों को कि ये जियो फाइनेंस करता है कि क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, ये आपको नहीं पता। तो इसको जानने के लिए क्या करोगे, इसको जानने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, आप लोग जाएंगे अपने कोई भी ब्राउजर, कोई भी क्रोम का ब्राउजर पकड़ लें, ठीक है। मैं मैं लेकर चलता हूं आपको क्रोम के ब्राउजर पे। मैं यहाँ पर क्रोम के ब्राउजर पे लेकर गया, और वहां पर अगर आप लोगों को सबसे आसान तरीके से जानना है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी का, ठीक है। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है, एक एआई ओपन एआई है, मतलब वो क्या करता है पूरे जो इंटरनेट से है वो डाटा कलेक्ट करके आपको बड़े ही आसान आसान भाषा में चीजें बताता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर ये स्टॉक क्या करता है, तो आप क्या करें, चैट जीपीटी पे जाएं। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपके जो सवाल है वो डायरेक्टली इससे पूछे, तो वो क्या करेगा आपको बड़े ही आसानी से वो जो एनालिसिस है बता देगा। एक सेकंड गाइस, नेटवर्क इशू हमेशा रह रहा है मेरे पास। घर से लेक्चर लेना चाहिए, ऑफिस पे तो नेट ही नहीं चलता। चलिए, अगेन इशू, मेरा नेट इशू क्यों चालू हो जाता है जब क्लास का टाइमिंग आता है, मुझे ही समझ में नहीं आता है, आज तक नहीं समझ में आया। चलो, अब यहां पर देखिए, व्हाट कैन आई हेल्प विथ, ये पूछता है। आप क्रिएट इमेज करवा सकते हैं, एनालाइज इमेज करवा सकते हैं, सरप्राइज में मेक अ प्लान, बहुत सारी चीजें, मतलब आप कुछ भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, आपको जैसे जैसे इसके काम की जरूरत है वैसा वैसा आप इससे करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं इससे पूछता हूँ कि भैया मुझे ना ब्लैक बॉक्स का बिजनेस जानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, हिंदी में आएगा, मराठी में टाइप कर सकते हो, मराठी में आएगा, इंग्लिश में टाइप कर सकते हो तो इंग्लिश में आएगा, ठीक है। बस आपको बिजनेस बड़े आराम से बता देगा। तो मैं यहां पर पूछता हूँ कि भाई जो ब्लैक बॉक्स है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ ब्लैक ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब ये मैंने डाला और मैंने यहां पर सीधा क्या कर दिया, सर्च करने लगा दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे पूरा ओवरऑल इंटरनेट से जो भी डाटा उसके पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से मुझे क्या करेगा, बता देगा, ठीक है। अभी देख देख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, ये सब कुछ मुझे उसके बारे में बता दे रहा है, वो भी डिटेल वर्जन में, ठीक है। और अगर आप लोगों को इतना पढ़ना नहीं आता है तो क्या करें, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करवा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स बता रहा है, पूरे डिटेल्स हो जाने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है कि भाई ये बिजनेस कैसे समझ में आया। देखो, अब इसने क्या किया, ये 5 पॉइंट्स मेरे सामने रख दिए कि ब्लैक बॉक्स करता क्या है। पहले तो ये हाइलाइट्स रखे, ब्लैक बॉक्स बिजनेस जो है फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, मतलब ये क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है, उसके साथ साथ ये दूसरा, मैं ये एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, एकदम आसान भाषा में पढ़ता हूँ कि भाई ये क्या करता है, ये अल्गोज बनाता है, बराबर ना, कैसे, एआई के बेसिस पे। अब जैसे ब्लैक बॉक्स जो है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और एआई में है। अब आने वाले टाइम में आपको पता चल रहा है, अब भी जो मैंने ये यूज किया ये क्या है, आपका एआई है। मतलब ये क्या करेगा, आने वाले टाइम में एआई बनाता है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। और आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो जरूरत होने वाली है वो सॉफ्टवेयर और एआई की होने वाली है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या करता है, डाटा स्टोरेज का काम करता है। डाटा स्टोरेज का काम करता है बोली तो क्या, जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स इन डाटा एंड एनालिटिक्स, मतलब जो आप लोग क्या करते हो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैंने इंटरनेट यूज किया, बराबर ना।
इंटरनेट यूज किया, या समझ लीजिए मैं अमेजोन यूज करता हूँ, हाँ फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पकड़ता हूँ, अमेजोन पे मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। अब मेरी जो प्रोफाइल बनी हुई है, मेरे जो डिटेल्स है, मैं जो सर्च करता हूँ या मैं जो प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, वो प्रोडक्ट्स कब खरीदता हूँ, कैसे खरीदता हूँ, मेरे जो हिस्ट्री है, वो सब हिस्ट्री कौन सेव करता है? वो अमेजोन सेव करता है। उसके पास सेव रहता है, उसको पता चलता है कि ये बंदे को कब और कैसी जरूरत पड़ती है, उसको क्या पसंद है, क्या खरीदना है, बराबर ना। तो ये सब इसको कहा जाता है डाटा। और ये जो डाटा है, ये डाटा सिर्फ और सिर्फ हमारा नहीं होता, गवर्नमेंट का भी डाटा होता है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज का भी डाटा होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, उनके पास डाटा सेंटर नहीं होता है, तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये क्या करती है, डाटा सेंटर बनाती है। मतलब वहां पर क्या करेगी, भाड़े से बोलेगी कि एक काम करिए, आप मुझे इतना इतना पैसा पे करिए, हम आपका डाटा जो है सेव करके रखेंगे। तो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गोल्ड जो है, वो क्या है, डाटा। मतलब किसी का डाटा किसी के पास है, इसका मतलब समझ जाइए वो इस वक्त में राजा है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आने वाले टाइम पे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। तो इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स है, ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। और इसके कॉम्पिटिशन में ज्यादा नहीं, इनके 2 से 3 स्टॉक्स हैं जो कि कंपटीशन में आ रहे हैं, बट फिर भी इनका भी क्योंकि मार्केट शेयर बहुत अच्छा खासा है और रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने इनके बिजनेस के बारे में स्टडी कर लिया। अब ये बिजनेस के बारे में एक बार स्टडी कर लिया, अब इनके बारे में मुझे रेवेन्यू के बारे में जानना है कि भाई इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ये कंपनी कहीं कर्जे में तो नहीं है। तो ये सब जो कर्जा बिर्जा जानना है, तो क्या कर सकते हो आप लोग, अलग से जाइए, ठीक है। अलग से जाओगे, एक सेकंड ना गाइस, अलग से जाइए, वहां पे जाने के बाद आप लोग टाइप करेंगे ट्रेड पोर्टल, ठीक है। अब जैसे नहीं, ट्रेड ब्रेंच पोर्टल, मैं यहाँ पर पोर्टल डालता हूँ। अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, ध्यान से पॉज करके देख लीजिएगा, portal.tradebranch.in, बराबर ना। आप यहाँ पे जाएंगे, आप जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ प्रीमियम फीचर्स भी हैं, आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो बेसिक नेचर है कोई भी स्टॉक का जानने के लिए, आप लोगों को कुछ भी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर की तरफ एकदम सर्च स्टॉक करके ऑप्शन आ रहा है, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को नाम बताया ब्लैक बॉक्स, मैं उसको यहाँ पर सर्च कर देता हूँ ब्लैक बॉक्स। मैंने यहाँ पर उसको सर्च कर दिया ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया भाई ब्लैक बॉक्स स्टॉक है, ठीक है। मैंने उस पर क्लिक किया। अब उसके बारे में जितना भी ज्ञान है यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये ब्लैक बॉक्स है, कौन से सेक्टर में आती है, आईटी सेक्टर में, यानी कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में ओवरऑल बताया जाता है कौन से सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ओवरऑल कौन सी कंपनी है, कंपनी जो है स्मॉल कैप में आती है, मिड कैप में आती है, या लार्ज कैप में आती है। अब ये क्या होता है, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है 1 लाख करोड़ के ऊपर होता है। मतलब अगर मुझे क्या करना है, एक लार्ज कैप कंपनी को खरीदना है, तो मुझे 1 लाख करोड़ के ऊपर पैसा पे करना पड़ेगा, तब जाकर मैं क्या करूंगा, वो कंपनी खरीद सकूंगा, वो लार्ज कैप में आता है। और बिल्कुल वैसे ही स्मॉल मिड कैप कंपनीज क्या होती है, मिड कैप कंपनीज जो होती है 10,000 करोड़ के ऊपर जो होती है, उसको मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। और जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो 10,000 करोड़ के नीचे आती है, मतलब जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के नीचे होता है, उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनीज के बिजनेस को अच्छे से स्टडी कर पाए, तो आपका बहुत तगड़ा पैसा बनता है। क्यों? देखो, जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है उसमें पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। जैसे कि अब आप जाकर रिलायंस में पैसा लगा दीजिए, तो रिलायंस में सोचोगे कि 10x रिटर्न मिलेगा, 20x रिटर्न मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट आप वहीं पर क्या करेंगे, एक स्मॉल कैप कंपनी पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने अभी क्या किया, ब्लैक बॉक्स पकड़ा। ये 8,000 की कंपनी है, आने वाले टाइम पे ये 80,000 करोड़ की भी हो सकती है, मतलब ये 10x भी हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसी कंपनीज में तगड़ा पैसा बनने वाला है, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, मुझे मीडियम टू स्मॉल कैप कंपनीज में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहिए। मुझे ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने से रिटर्न्स मिलने वाले नहीं है। तो ये कौन से सेक्टर में आती है, ये आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में आती है। और कौन से कैप में आती है, स्मॉल कैप में, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये उसका भाव है, ये उसका भाव है, यानी कि उसका करंट रेट चालू है। अगर आपको ब्लैक बॉक्स के शेयर्स खरीदना है, तो आज 500 रुपए के रेट से चालू है। जो 500 रुपए के रेट से चालू है, आपको जितने शेयर्स खरीदना है उतने शेयर्स आप लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर उसका मार्केट कैप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,446 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। हाँ, अब ये जो है पी और ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा क्या करें, नीचे आए। नीचे आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूं क्या करना है। ये लाइव जो न्यूज होती है वो आप लोगों को यहाँ पर बताता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ओवरऑल नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए,
वो रिटर्न्स बताता है कि पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स दिया है। उसने पिछले 5 सालों में 2000% का रिटर्न दे दिया, पिछले 3 साल में 155% का, पिछले 1 साल में 150% का, और पिछले 1 महीने में, सॉरी पिछले 6 महीने में 117% का रिटर्न इसने दिया है। और पिछले कि ओवरऑल रिटर्न देते जा रहा है या घटाते जा रहा है, ओवरऑल रिटर्न क्या कर रहा है, देते जा रहा है। ठीक है, अब ये सब जो है ये प्रीमियम फीचर है, आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अपने को जानने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज क्या देखनी है भाई, कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया, बिजनेस करती क्या है ये समझ में आ गया, और मुझे ये भी समझ में आ गया कंपनी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो मतलब ग्रोथ के चांसेस है। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कंपनी कर्जे में तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी 8,000 करोड़ की होती है, बट उस पर 8,000 करोड़ का कर्जा ही होता है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है 4-4 5-5 हजार करोड़ का कर्जा होता है। तब अगर समझ लीजिए कि यार 8,000 करोड़ की कंपनी है और उस पर 5,000 करोड़ का कर्जा है, तो बहुत जल्दी डूबने वाली, और इतनी जल्दी डूबने वाली कंपनी में पैसा लगाऊंगा नहीं। तो वहां पर नीचे जब आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक टोटल डेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उनके ऊपर जो टोटल कर्जा है वो क्या है, वो 812 करोड़ का है। मतलब क्या है, कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कोई 812 करोड़ रुपए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मतलब इवन की 1% भी वो होता नहीं, 1% हो जाता है ये 1%। उसका जो है डेट है, मतलब इन फ्यूचर ये जो है डेट क्या होता है, डेट एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट बोले तो क्या, ये जो डेट है ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपनी को ग्रो करने में। तो ये डेट कभी भी ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, जैसे 3,000 करोड़ 4,000 करोड़, तब वहां पर अपने को थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा पीछे हो जाना है, उस कंपनी में पैसा लगाना नहीं है। ठीक है, अब कर्जा समझ में आ गया। कर्जा समझ में एक बार आने के बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर आरओसीई देखना है। आरओसीई क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये लोग जो पैसा लगा रहे हैं, ये लोग जो पैसा लगा रहे हैं, मतलब जैसे कि पब्लिक से पैसा लेकर गए, या जो कर्जा उठाया, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पे वो लोग रिटर्न कितना कमा पा रहे हैं, एवरेज रिटर्न कितना है उन लोगों का। अगर वो प्लस में है बहुत ही ठीक है, अगर वो 10% से नीचे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक करने वाली बात है कि यार 10%, साल भर में ये लोग 10% निकाल पा रहे हैं अपनी कंपनी पे, तो इनकी ग्रोथ जो है 24% कंपाउंडेडली अगर ग्रो भी करेगी तो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, अगर ये 10% से ज्यादा है तो बहुत बेहतरीन बात है। अब ओवरऑल यहाँ पर आरओसी कितना दिखाई दे रहा है, आरओसी हम लोगों को यहाँ पर 24% दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से क्या कर रही है, अपने एसेट्स को मैनेज कर रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कि बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा पा रही है। उसके कैपिटल जो उसने क्या किया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो आरओसी आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, खराब होना नहीं चाहिए। अब नीचे ज्यादा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर बताया गया उसके कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, 16.81 करोड़ रुपए जो है, सॉरी 16.81 करोड़ शेयर जो है मार्केट में उसके ट्रेड हो रहे हैं। मतलब अगर आपको कल खरीदना है तो 16 करोड़ शेयर्स भी उसके अवेलेबल हैं, बट आपको सामने वाला बेचने वाला अवेलेबल होना चाहिए, तभी मिलेगा, नहीं तो मिलता नहीं है। नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ये कॉर्पोरेट एक्शन है, डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग्स, बोनस स्प्लिट्स। आप लोग बड़े ध्यान से ना ये नाम सर्च कर करके चैट जीपीटी की मदद ले लेके क्या करिएगा, ये डिविडेंड्स क्या होता है समझ जाइएगा, बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नीचे आते हैं भाई, टॉप शेयर होल्डर्स कौन है। इसमें सबसे ज्यादा टॉप शेयर होल्डर जो है एसआर टेलीकॉम लिमिटेड। अब सीन क्या होता है, जो एसआर टेलीकॉम लिमिटेड है, ये क्या सही है क्या, अगर देखा जाए ये जो एसआर टेलीकॉम लिमिटेड है, ये पर्टिकुलर अच्छी कंपनी है क्या, पता चले जो ये जिसको होल्ड कर रही है यही कंपनी डेट में है, यही कंपनी कर्जे में है, तो क्या होता है, आपका सीन हो जाता है। तो एसआर टेलीकॉम लिमिटेड को भी आपको क्या करना है, अलग से जाके इंटरनेट पे सर्च करना है कि कौन सी कंपनी है, क्या करती है, इसका काम क्या है। फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो मालिक है, मालिक कैसा है, मालिक अच्छा है क्या। तो अपने को समझ जाता है मालिक अच्छा है, मैंने अभी देखा है कि मालिक इसका अच्छा है, कुछ भी बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अलग अलग जो है, अलग अलग क्या है सिस्टम है, ये होल्ड कर रही है। ठीक है, ये टॉप शेयर होल्डर्स हो गए। अब नीचे आ जाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हमेशा क्या होते हैं, हर 3 महीने में कंपनी को अपने रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं। क्यों, ऑलरेडी आप पब्लिक से पैसा लेकर जा चुके हो, पब्लिक को आप लोग धोखे में नहीं रख सकते। तो पब्लिक को धोखे में ना रहे, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हर 3 महीने का रेवेन्यू बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको उसका क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बताना पड़ेगा हर 3 महीने में। तो अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो जून 2022 से लेकर जून 2024 तक लगातार यहाँ पर देखोगे कि जून 2022 में जो क्वार्टर था उसमें कितना कितना रेवेन्यू था इनका, 1300 करोड़ का रेवेन्यू था। उसमें प्रॉफिट कितना कमाया था इन लोगों ने, 15 करोड़ का ही सिर्फ प्रॉफिट कमाया था। बट जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आगे, रेवेन्यू क्या बहुत खास बढ़ा ऐसा नहीं, रेवेन्यू मोस्ट प्रोबेबली सेम है, बट आप धीरे धीरे नीचे की तरफ अगर नजर डालेंगे तो 7 से 23, 23 से 23, 31, 40, 40 से 37, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोगों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसमें, क्वार्टरली, है ना। आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू और तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लॉस में ये लोग प्रॉफिट में ही है, लॉस में कंपनी नहीं जा रही है। और नीचे आते हैं,
और नीचे आने के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताते हैं, ये पिछले कई सालों का बताते हैं, मतलब पिछले कई सालों से कैसे ग्रोथ कर रहा है। अगर प्रॉफिट लॉस ओवरऑल स्टेटमेंट देखा जाए तो मार्च 2016 में इन लोगों ने सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और मार्च 2024 में ये लोग 137 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ तो है, ग्रोथ अच्छी खासी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन लोगों को और अच्छे से इफिशियंसी से मैनेज करेंगे तो इनका जो कंपनी है बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो क्या, जहां पे इन लोगों का रेवेन्यू सिर्फ 892 करोड़ था, वहां पे आज का जो रेवेन्यू उनका 6281 करोड़ है। सोच रहे हो रेवेन्यू कितनी तेजी से ग्रो है। हाँ, प्रॉफिट अभी तक नहीं ग्रो हुआ है, जब रेवेन्यू ग्रो होगा तब उसके अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो ग्रो होना चालू हो जाएगा, मतलब कंपनी अच्छी जा रही है। नीचे आगे देख लेते हैं। अब इसमें रेवेन्यू ग्रोथ बताता है कि पिछले 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ कितना किया, पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ कितना किया, और पिछले 1 साल में कितना रेवेन्यू ग्रोथ किया। नेट प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है वो बता रहा है, ऑपरेटिंग ग्रोथ कितना है वो बता रहा है। ठीक है, ये सभी चीज पॉजिटिव है, मतलब कि कंपनी अच्छी कर रही है। नीचे आ जाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, लायबिलिटीज और उसके अंदर एसेट। जैसे कि समझ लीजिए आप घर में क्या करते हैं, आपके पास एक घर है और एक गाड़ी है, तो गाड़ी आपकी लायबिलिटी में आएगी, घर आपका एसेट है। बिल्कुल वैसे ही ये जो कंपनीज होती हैं इनके पास एसेट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है, इनके कर्जे बढ़ रहे हैं या लायबिलिटी बढ़ रही है, वो चीज यहाँ पर दिखाई जाती है। अब जैसे कि देखा जाए, इनके जो एसेट्स थे पहले कितने थे, 622 करोड़ के, और आज एसेट्स कितने, 2700 करोड़ के आसपास एसेट्स है। अब धीरे धीरे यहाँ पर देखा जाए कर्जा, कर्जा वो टाइम पे कुछ भी नहीं था, बट धीरे धीरे बीच में इनका कर्जा बहुत बड़ा था, यानी कि 586 करोड़ तक कर्जा बढ़ा, और धीरे धीरे उन्होंने कर्जा कम किया। अब धीरे धीरे फिर से 361 करोड़ के आसपास कर्जा उठ रहा है। बट ये जो कर्जा है, ये कर्जा को बहुत ज्यादा निगेटिव वे में नहीं लेना है। कर्जा हमेशा बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं कंपनी को ग्रो करने में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि भाई इनका जो है एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद, ज्यादा ये सब चीजें जाननी है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बताऊंगा ऐसा नहीं है, आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। ठीक है, अब ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर्स अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे तो उनकी होल्डिंग हमेशा ज्यादा होगी। जैसे कि समझ लीजिए मेरा टीडब्ल्यूएस प्राइवेट लिमिटेड है, मुझे पता है कि मैं टीडब्ल्यूएस प्राइवेट लिमिटेड को आने वाले टाइम में ऊपर लेकर जाना चाहता हूं कि नहीं लेकर जाना चाहता हूं। अगर मुझे पता है टीडब्ल्यूएस प्राइवेट लिमिटेड नहीं जाने वाली ऊपर, उसका बिजनेस बिल्कुल आगे नहीं जाने वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे मेरे शेयर्स अभी जो लोग, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बेच के मैं मोकला हो जाऊंगा, बराबर ना, मैं साइड में हो जाऊंगा। बट अगर मुझे लगता है कि टीडब्ल्यूएस आने वाले टाइम में बहुत ग्रो होने वाली है, तो मैं क्यों बेचूं लोगों को, मैं खुद खरीदना पसंद करूंगा, मैं खुद मालिक रहना पसंद करूंगा। तो वैसे ही प्रमोटर अगर अच्छी होल्डिंग के साथ रुका हुआ है तो समझ जाना कि यहां पर हम लोगों को अच्छा एक सिग्नल मिल रहा है। फिर उसके बाद पब्लिक, पब्लिक 24% होल्ड कर रही है। एफआईआई और डीआईआई क्या होता है, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी हेज फंड्स होती हैं, जो जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, मतलब आप जो सोच नहीं सकते उतना पैसा होता है, उन लोगों को इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, पर्टिकुलर पैसा लगाती हैं पर्टिकुलर कंपनी में बहुत रिसर्च करने के बाद। तो क्या होता है, ये डीआईआई और एफआईआई विदाउट रिसर्च पैसा कभी भी लगाती नहीं है। तो इनके जो रिसर्च पे है, ये जब पैसा किसी कंपनी में लगा रही है तो समझ जाइए एक पॉजिटिव सिग्नल है कि वो पब्लिक में इंटरेस्टेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वो क्या करेंगे, वो कंपनी को खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अगर आपने एक या एक आधा कंपनी ऐसा देखा जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि पब्लिक ने बहुत होल्ड कर रखा है, वहां पे थोड़ा सा आपको निगेटिविटी बैठ जानी चाहिए कि भाई पब्लिक इतना ज्यादा होल्ड करी, इसका मतलब क्या है, प्रमोटर